अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस स्टिक को आप सेंटर से पकड़कर इस तरह घुमाइए तो आप आसानी से घुमा लेंगे, लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे ये कहूं कि इस स्टिक को आप एक किनारे से पकड़कर इस तरह घुमाइए तो ये काफी मुश्किल हो रहा है। ये काफी मुश्किल हो रहा है। ये मुश्किल क्यों हो रहा है? आप भी वही हैं, स्टिक भी वही है, लेकिन फिर यहां पर इसको घुमाना मुश्किल क्यों हो रहा है किनारे से पकड़कर? इस सीक्रेट को हम फिजिक्स में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ये तय करता है कि किसी चीज को घुमाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। तो चलिए नोट्स में हेडिंग लगाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आर्टिकल 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन का आर्टिकल नंबर 3.4 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर इसी का दूसरा नाम है रोटेशनल इनर्शिया। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया के बारे में आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हुए हैं और कार अपनी फुल स्पीड के साथ मूव कर रही है। अगर आगे से एक और कार भी आ जाती है तो आप क्या करेंगे? फौरन वहीं पर ब्रेक अप्लाई करेंगे जल्दी से। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पर एक झटका लगेगा, बहुत जबरदस्त सा झटका लगेगा। वो झटका क्यों लगता है? ड्यू टू इनर्शिया। अब कोई भी बॉडी जो मूव कर रही हो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है। जब आपने ब्रेक अप्लाई की है तो आप स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में जा रहे हैं। अब जो मूविंग बॉडी है, जब उसकी स्टेट को आप मोशन से रेस्ट में लाएंगे तो वहां पर वो चेंज को रेजिस्ट करेगी। यानी जो चेंज इन स्टेट आया है वो बॉडी चेंज इन स्टेट को रेजिस्ट करेगी, यानी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी। हर मूविंग बॉडी अपनी मूविंग स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है, और जो बॉडी रेस्ट पर है वो अपनी रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है। जब आप उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में चेंज लाएंगे तो वो बॉडी उस चेंज को अपोज करेगी। जब वहां पर वो अपोज करेगी तो ऑब्वियसली आपको एक झटका महसूस होगा। इस तरह फिर हम फिजिक्स में इनर्शिया की डेफिनेशन को इस तरह से करते हैं, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इट्स मीन जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, जो रेस्ट पे वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जब आप उसकी स्टेट में चेंज लाएंगे तो उस चेंज को वो बॉडी रेजिस्ट करेगी। जो रेजिस्टेंस आई है यहाँ पर उस चेंज में, या फिर बॉडी उस चेंज को जो अपोज कर रही है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एक बहुत बड़ा ट्रक है, वो रेस्ट पर है, आप उसको पूरी ताकत लगा के मूव कराना चाहते हैं। अब वहां पर क्या हो रहा है कि आप तो उसको मूव कराना चाहते हैं, लेकिन अब वो ट्रक जब रेस्ट पर है तो वो आगे से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है आपको। यानी जब आप उसकी स्टेट को रेस्ट से मोशन में चेंज करना चाह रहे हैं तो वो उस चेंज को अपोज कर रहा है। यही जो अपोजिशन टू चेंज है, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एकदम हर चीज क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए दो बाल्स हैं, एक बाल प्लास्टिक की है जो अंदर से खाली है, एक लोहे की बाल है जो अंदर से भरी हुई है। अब दोनों बाल सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, तो यहां पर बताइए कौन सी बाल को स्टॉप करना मुश्किल होगा? आप कहेंगे सर लोहे वाली बाल को स्टॉप करना मुश्किल होगा, वो अंदर से भरी हुई भी है, क्योंकि वो ज्यादा इनर्शिया ऑफर करेगी। जब वो दोनों मूव कर रही हैं, आप लोहे वाली बाल को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, यानी पहले वो मोशन में, आप उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं, वो उस चेंज को रेजिस्ट कर रही है, और यही जो चेंज को रेजिस्ट कर रही है वो बॉडी, ये उसका इनर्शिया है। तो यहां से पता ये चला कि जो इनर्शिया है वो किसी भी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जनरली जितनी हैवी होगी बॉडी इतना ज्यादा वो इनर्शिया प्रोवाइड करेगी। यानी अगर हैवी बॉडी रेस्ट पर है तो उसको आप मोशन में लाना चाहते हैं तो वो आगे से आपको इतनी ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। जो रेजिस्टेंस वो बॉडी प्रोवाइड करेगी उसको हम क्या कहेंगे? यही उस बॉडी का इनर्शिया है। अगर बहुत ही हैवी बॉडी मूव कर रही है, आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, जब आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो वो आगे से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, वो स्टॉप नहीं होना चाहेगी। जितनी हैवी बॉडी होगी इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी।
यही जो उस बॉडी ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड की है या अपोजिशन प्रोवाइड की है जब आप उसकी स्टेट को चेंज कर रहे थे, मोशन या रेस्ट की स्टेट को, तो इसी रेजिस्टेंस या अपोजिशन को हम कहते हैं इनर्शिया। तो यहां से पता चल गया कि जो इनर्शिया है वो बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा वो इतना ज्यादा इनर्शिया ऑफर करेगी। लेकिन प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में यहां पर कुछ और सीन होता है। यहां पर सिर्फ मैस पर ही इनर्शिया नहीं डिपेंड करता, बल्कि कुछ और फैक्टर भी आता है। अभी मैंने आपको एक रॉड की एग्जांपल दी थी कि जब आप इसको सेंटर से मूव कराएंगे तो आप आसानी से मूव करा लेंगे इस तरह से। अगर आप यहां से मूव कराएंगे तो फिर क्या होगा कि जरा मुश्किल होगा इसको मूव कराना। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया ये बॉडी ऑफर करी। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं ना यहां से इस तरह से। इसका मतलब है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जस्ट मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि मास किस तरह से कंसंट्रेटेड है। जब मैं इसको सेंटर से पकड़कर इस तरह घुमा रहा था तो दोनों तरफ मास क्या था? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये मुझे आसान हो रहा था घुमाना। ये क्या कर रहा था कि कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जब मैं इसको इस किनारे से घुमाने की कोशिश करता हूं तो ये जरा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि इस केस में सारे का सारा मास इस तरफ ही है, मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। यानी यहां पर एक बात तो ये भी पता चली कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर यहां से मैं घुमाऊंगा तो ईजी होगा, यहां से घुमाऊंगा तो ये मुश्किल होगा। इट मीन्स कि इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि जो पिवट पॉइंट है वो बॉडी में कहां पर लाई कर रहा है। अब एक और बात भी समझिए, जब मैं यहां से घुमा रहा हूं मास इस तरफ कंसंट्रेटेड है। अब अगर ये रॉड आगे से और लंबा हो जाए तो और घुमाना मुश्किल होगा। उसकी क्या वजह है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कंसंट्रेशन ऑफ मास कितना कितना दूर है। बात समझने की कोशिश करें। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कितनी कितनी दूरी है कंसंट्रेशन ऑफ मास में। यानी यहां पर कुछ डिस्टेंस का फैक्टर भी आ जाएगा। अगर मैं इस रॉड के साथ यहां पर एक और बॉडी अटैच कर देता हूं बड़ी सी, तो मैं यहां से इसको इस तरह घुमाऊंगा, कुछ आसान होगा। लेकिन अगर वही बॉडी मैं यहां पर अटैच कर देता हूं तो ये जरा मुश्किल हो जाएगा। तो पता ये चला कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी पर भी डिपेंड करता है कि कितनी दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मास कितनी दूरी पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यानी यहां पर सिर्फ वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बल्कि एक और फैक्टर है आर, यानी कितनी दूरी है मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, मास पर भी डिपेंड कर रहा है और दूसरा आर पर भी डिपेंड कर रहा है। लेट्स से यहां पर मैं एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करता हूं इस तरह का, और यहां पर मैं सेंटर पॉइंट कंसीडर करता हूं। देखिए यहां से यहां तक क्या है, ये आर है, ये रॉड है और यही रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसको हम आर कह रहे हैं। यहां पर वो बॉडी अटैच्ड है, एक पॉइंट मास अटैच्ड है यहां पर जिसका मास m है। अब देखें जितना मास बढ़ेगा बड़ा होगा मास। यहां से जब मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा इतना मुश्किल होगा ना मेरे लिए घुमाना। और अगर इस आर को मैं यहां से बढ़ा दूं, बड़ा कर दूं इस आर को, यानी इस सर्कल बड़ा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा, फिर भी मुझे यहां से घुमाना मुश्किल होगा। तो इट्स मीन कि रोटेशनल इनर्शिया के केस में या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में दो फैक्टर्स आ जाते हैं, मास भी और दूरी भी, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना दूर है। इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये आपकी 11th क्लास की बुक है। अगर इस बुक को मैं यहां से पकड़कर इस तरह घुमाऊंगा तो मुझे ये बड़ा ही आसान लग रहा है घुमाना, क्योंकि मास दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी जो दूरी है, जो आर है, वो कम कम है। जब आर कम कम होगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। यानी बॉडी जब इस तरह रोटेशन में है, जो वहां पे वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है वो कम कम है। लेकिन अगर इसी को मैं यहां से घुमाऊं और इस तरह फिर मूव कराने की कोशिश करूं तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि मास सारे का सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से परे परे है, दूर दूर है। तो इस केस में क्या होगा कि ये आर का फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। जब आर का फैक्टर ज्यादा हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां से पकड़कर घुमाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहां से पता क्या चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रोटेटिंग बॉडी का दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मास कितना है और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका फासला कितना है। तो चलिए यही डेफिनेशन फिर हम उठा के यहाँ पे लिख देते हैं।
तो यहां से अब फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन किस तरह से बनाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज कि ये एक पार्टिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखें ये एक मैसलेस रॉड के साथ अटैच्ड है और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये जो रॉड है। तो यहां पर अब फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास, जो इस पार्टिकल का मास है, एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए इस डिस्टेंस को हम क्या करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर यहां से आप ये कंपेयर करें तो ये परपेंडिकुलर ही बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से लेकर यहां तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको हमने क्या कहा है, आर। अभी मैंने आपको बताया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से एम और आर दोनों पर डिपेंड करता है। तो यहां पर फिर आपने देख भी लिया कि इसका फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। यहां पर आर क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट मास, जहां पर वो पॉइंट मास अटैच्ड है। और ये जो m है ये क्या है, ये मास ऑफ दिस पार्टिकल है, क्योंकि ये रॉड तो मैसलेस है। अगर रॉड मैसलेस ना होता तो फिर इसका भी मैस अंदर शामिल करते। यहां पर हमने इजी करने के लिए ये कह दिया कि रॉड जो है ये मैसलेस है, जस्ट हमारे पास यही मैस है पार्टिकल का जो कि स्मॉल m है। तो यहां पर फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। तो मैथमेटिकली भी आपने देख लिया कि ये मैस पर भी डिपेंड कर रहा है और आर यानी कितना दूर है मैस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। अब आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, फिर इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। यहां पर अब हमने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगा दी है और इसमें क्या लिखना है, कंसिडर ए मैस अटैच टू ए मैसलेस रॉड। कहते हैं कि एक मैस कंसिडर करें, बिल्कुल छोटा सा मैस है और ये एक मैसलेस रॉड के साथ अटैच्ड है, और वो जो रॉड है उसका दूसरा एंड यहाँ पर है जो कि फिक्स्ड है और ये पिवट पॉइंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, विच कैन रोटेट अबाउट ए फ्रिक्शनलेस पिवट ओ, जो कि इस फ्रिक्शनलेस पिवट ओ के अक्रॉस रोटेट कर रहा है इस तरह से। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जब ये अपने पिवट पॉइंट पर इस तरह से रोटेट कर रहा है तो पिवट पॉइंट के साथ इसकी कोई फ्रिक्शन नहीं हो रही, इसलिए हमने लिखा है फ्रिक्शनलेस पिवट ओ। लेट दिस सिस्टम बी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहता है कि ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है बल्कि इस तरह से क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द मास परपेंडिकुलर टू द रॉड, और ये फोर्स क्या कर रही है, इस मास को, स्मॉल एम मास को इस पाथ के ऊपर मूव करा रही है, यानी इस सर्कुलर पाथ के ऊपर। इट्स मीन यहाँ पर ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ये हम न्यूटन सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम है। यहाँ पर तो क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगी वो कौन सी होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फोर्स किधर एक्ट कर रही है, अलोंग दी टेंजेंट एक्ट कर रही है। तो इट्स मीन कि हम ये वाली फोर्स जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो F इज इक्वल टू एम ए। ये एक्सेलरेशन क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। अब इस ए को हम ए टी भी लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फोर्स क्या कर रही है, अलोंग दी टेंजेंट एक्ट कर रही है, जो इसको इस तरह से मूव करा रही है। अब ये वाली जो हमने फोर्स लिखी है F इज इक्वल टू एम ए, ये F फोर्स है। ये फोर्स क्या कर रही है, ये फोर्स घुमा रही है इस मैस को इस तरह से, यानी इसका मतलब है ये फोर्स रोटेट करवा रही है इस मैस को। तो क्या लिखेंगे, दिस फोर्स रोटेट्स, दिस फोर्स रोटेट्स, किसको रोटेट करवा रही है, इस मैस को जो कि स्मॉल m है, रोटेट्स द मैस m, किसके अबाउट रोटेट करवा रही है, इस पॉइंट O के अबाउट O लिख देंगे। अब यहां पर जब रोटेशन हो रही है तो रोटेशन के केस में या एंगुलर मोशन के केस में हम जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो कौन सी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पर फिर हमें इसको एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिलेट करने वाला फार्मूला है वो क्या है, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन and angular acceleration are related as, and angular acceleration are related as, किस तरह से ये रिलेट होते हैं, AT is equal to R अल्फा, क्योंकि हम एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस AT को R अल्फा पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहां से मालूम है कि AT किसी को है, R अल्फा के, तो इस AT की जगह पर हम R अल्फा पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ
इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू M और साथ में क्या आ जाएगा R अल्फा। अब यहां पर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पिन पॉइंट याद रखना है। देखिए फोर्स जो है ये किसी भी बॉडी को मूव कराती है, जिस तरह से ये फोर्स यहां पर इसको मूव करा रही थी इस मैस M को, लेकिन रोटेट क्या चीज करवाती है, जिस तरह फोर्स लीनियर मोशन के केस में किसी भी बॉडी को मूव कराती है, इसी तरह टॉर्क एंगुलर मोशन के केस में किसी भी बॉडी को किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाती है। लिहाजा जब हम एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो वहां पर हमें फोर्स की बजाय टॉर्क लेना पड़ेगा। तो यहां पर टॉर्क जो है वो RF के इक्वल है, जिस तरह सेकंड चैप्टर मैंने आपको बताया था टॉ इज इक्वल टू RF। लेकिन यहां पर देखें तो हमारे पास सिर्फ F है, R नहीं है। जब R नहीं है तो हमें R खुद से इंक्लूड करवाना पड़ेगा। जब R को हम खुद से इंक्लूड करवाएंगे तो एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ फिर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन की एक साइड पे जो काम किया जाता है वही इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी किया जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर इसको टॉर्क बनाना है। एंगुलर मोशन में फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, टॉर्क प्ले करती है। लिहाजा यहां पर दोनों साइड्स पर आपने क्या करना है, R से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय R। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या हो जाएगा RF इज इक्वल टू, यहां पर हम इसी तरह से रहेगा R मल्टीप्लाइड बाय R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा और साथ अल्फा। इसी तरह से अभी हम इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं mR स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ना। तो यहां पर फिर मैं I लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। और RF किसकी इक्वल है, टॉर्क के, इसको मैं क्या लिखूंगा, टा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टा इज इक्वल टू I अल्फा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। देखिए अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स का था वही रोल एंगुलर मोशन में टॉर्क प्ले कर रहा है। देखिए लीनियर मोशन के केस में फोर्स है जो बॉडी को मूव कराती है, एंगुलर मोशन के केस में रोटेशन होती है, तो जो चीज रोटेट करवाती है वो कौन है, टॉर्क। लिहाजा लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करती है वही एंगुलर मोशन में टॉर्क करती है। सिमिलरली यहां पर जो लीनियर मोशन के केस में मैस रोल प्ले करता था वही यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में क्या बताया था कि किसी भी बॉडी का अगर आपने देखना है कि वो कितना इनर्शिया ऑफर करेगी तो हम क्या देखेंगे, वो बॉडी का कितना मैस है, जितना ज्यादा मैस होगा वो बॉडी इतना ज्यादा इनर्शिया ऑफर करेगी। बट ये तो लीनियर मोशन के केस में था ना। लेकिन जब बॉडी रोटेट करेगी तो फिर दो फैक्टर आ जाते हैं, MB और RB, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो बॉडी कितनी दूर है, जो बॉडी रोटेट हो रही है उस एक्सिस के अराउंड। तो यहां पर फिर दोनों फैक्टर्स mR स्क्वायर, इसको हमने क्या लिखा है, I। इसका मतलब है कि लीनियर मोशन के केस में जो रोल M का था वही यहां पर I का है एंगुलर मोशन के केस में। यही बात अब आप उठाकर आपने नोट्स में लिख देनी है। हेयर F इज रिप्लेस्ड बाय टा, कि F को हमने टा से रिप्लेस किया है। यहां पर देखिए A बाय अल्फा, A को अल्फा से, यानी AT को अल्फा से, यहां पर AT कर दीजिए, AT बाय अल्फा, एंड M बाय mR स्क्वायर, और M को किससे रिप्लेस किया है, यहां पर mR स्क्वायर से। देखिए यहां पर M था और यहां पर क्या mR स्क्वायर, जो कि I के इक्वल हो गए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो क्वांटिटी mR स्क्वायर इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो क्वांटिटी mR स्क्वायर है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, F टा I किसके इक्वल है, mR स्क्वायर के। लिहाजा M जब लीनियर मोशन में होगा तो एंगुलर मोशन में उसकी जगह पर क्या होगा, mR स्क्वायर। AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में होगी, जबकि एंगुलर मोशन में अल्फा होगा। तो यहां से इसी वजह से हम लिखा था क्वांटिटी mR स्क्वायर इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, कि जो क्वांटिटी mR स्क्वायर इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरह से mR स्क्वायर की इक्वल है। अब आगे आपने वही बात लिख देनी है, इट प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन। देखिए जो I है ये सेम रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो कि M प्ले करता है लीनियर मोशन में, और इस पर मैं आपको ऑलरेडी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। सो I इज इक्वल टू mR स्क्वायर, इसलिए यहां पर ये जो I है ये mR स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां तक तो बड़ी आसान सी कहानी थी, बल्कि आगे भी आसानी है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
हर चीज आपको एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट हमें लिखना है डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। भाई दो ही तो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मास पर और दूसरा किस पर डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो मास कितना दूर है, यानी कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहां पर भी आपने देख लिया कि आई किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, एम पर और आर पर, तो यही चीज उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। यहां पर फिर हमने डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेडिंग लगाकर नीचे क्या लिख दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट मास एम पर डिपेंड नहीं करता बल्कि आर के स्क्वायर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास पर भी डिपेंड कर रहा है और आर के स्क्वायर पर भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि अगर मैं इस बुक को यहां से इस तरह रोटेट करता हूं तो बहुत ही आसानी से मैं रोटेट कर लेता हूं, लेकिन अगर मैं यहां से पकड़ के रोटेट करता हूं तो क्या होगा कि थोड़ा मुश्किल होगा इसको रोटेट करना, यानी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए इस तरह से। लेकिन अगर यहां से करूं तो आसानी से मैं रोटेट कर लूंगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहां पर देखिए बुक का मैथ तो सेम है, मैथ तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर एक्चुअल चीज क्या चेंज हो रही है, दिस आर इज चेंजिंग। इसका मतलब है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये रोटेशनल इनर्शिया है, ये सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता बल्कि आर पर भी डिपेंड करता है। देखिए मैं यहां से अगर इसको मूव कराता हूं, इस तरह से रोटेट करता हूं तो दोनों तरफ मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी आर बहुत कम कम आ रहा है। जो मास की दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो क्या है, बहुत कम कम है, जिस वजह से यहां पर मैं आसानी से इसको रोटेट कर पा रहा हूं। लेकिन जब यहां से इसको मैं रोटेट करवाऊंगा इस तरह से तो ये मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सारे का सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से परे परे है, दूर दूर है, यानी आर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जब आर ज्यादा होगा ऊपर से आर का स्क्वायर भी कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिर ज्यादा होगा ही। इसका मतलब है इसी वजह से यहां से रोटेट करवाना मुश्किल है, क्योंकि यहां पर क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा जब मैं यहां से रोटेट करवाऊंगा। और क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर आर का फैक्टर आ रहा है और जब आर स्क्वायर हो जाएगा तो वहां से आई ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से आपको मालूम हो चुका कि जो हम बात करते थे कि इनर्शिया इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कितना है, वो बात लीनियर मोशन के केस में तो ठीक है, लेकिन जब एंगुलर मोशन के केस में आएंगे उस केस में रोटेशनल इनर्शिया होगा और इसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और जो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक मास पर भी और दूसरा आर पर भी, कि जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अभी तक हमने क्या बात की है कि एक छोटा सा मास, बिल्कुल छोटू सा मास एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। वो जो रॉड था वो तो मास लेस था, यानी मास सिर्फ उस पार्टिकल का ही था। वो पार्टिकल एक एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। वहां पर उसका जो रोटेशनल इनर्शिया था, ऑब्वियसली जब भी बॉडी मूव कर रही है उसको आप स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उस चेंज को रेजिस्ट तो करेगी। अगर रोटेट कर रही है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी वो रोटेशनल इनर्शिया होगा। अगर जनरल इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो लीनियरली मूव कर रही है, वहां पर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जब आप उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर सिंपली इनर्शिया होगा। लेकिन जब बॉडी रोटेट कर रही है तो वहां पर रोटेशनल इनर्शिया होगा, और रोटेशनल इनर्शिया का ही दूसरा प्यारा प्यारा नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट का वर्ड हम यूज उस वक्त करते हैं जब कोई भी बॉडी हम कंसिडर करते हैं कि वो एक पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही है, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं मोमेंट। लिहाजा रोटेशनल इनर्शिया का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हमने क्या कंसिडर किया कि एक छोटू सा मैस है, रोटेट किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, वहां पर जो उसका रोटेशनल इनर्शिया है वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो टार्क है वो कितनी है, टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, यही हमने पढ़ा था। और फिर यहां पर हमने इसको आई पुट किया था, जी सर बिल्कुल इसी तरह किया था। अब हम कंसिडर करने जा रहे हैं कि वो एक पॉइंट मैस नहीं है बल्कि एक इस तरह का बड़ा सा मैस है। मान लीजिए इस तरह का ये एक रिजिड बॉडी है, ऑल्दो है नहीं लेकिन सपोज कर लें कि ये रिजिड बॉडी है। अब यहां पर लेट से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं इसको इस तरह से रोटेट करवाता हूं, कुछ इस पैटर्न पर देखिए रोटेट कर रही है। मुझे फाइंड करना है कि जब ये बॉडी रोटेट कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। क्या फाइंड करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जब बॉडी रोटेट करेगी तो वहां पर इनर्शिया कौन सा होगा, रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो मैं किस तरह से फाइंड करूंगा। अब यहां पर जो पॉइंट मैस था उसके लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम आर स्क्वायर, और फिर वहां पे टार्क कितनी थी, टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। लेकिन यहां पर ये ऐसी बॉडी है, ये ऐसी रिजिड बॉडी है
जिसका कोई ढंग नहीं है, यहां से कैसे है, यहां से कैसे, यहां से कैसे, यहां से कैसे, यानी इसमें मैस जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी जो मैस कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट्स पर। देखिए यहां पर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस साइड पर देखें तो ये मैस ज्यादा है, इस साइड पर देखें तो मैस कम है। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आप देखने की कोशिश करें तो हर तरफ मैस डिफरेंट है, इस साइड पर देखें तो डिफरेंट, इस साइड पर देखें तो डिफरेंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट है। रिजिड बॉडी, किस तरह की रिजिड बॉडी? मोस्ट रिजिड बॉडीज हैव डिफरेंट मैस कंसंट्रेशन एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इतनी बात तो समझ आ गई कि डिफरेंट मैस कंसंट्रेशन है एक्सिस से डिफरेंट एतराफ में, ठीक हो गया। Which means the mass distribution is not uniform, जिसका मतलब है कि एक्सिस से बाहर यहां पर जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म हम तब कहते हैं ना कि जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यहां से कोई शेप बन रही होती, दायरा बन रहा होता, कुछ बन रहा होता, यहां पर ये क्या है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्यारे बच्चों, जब इस तरह की बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, इस तरह की रोटेटिंग बॉडी का, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इस बॉडी को छोटे 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 मैसेज में डिवाइड कर लेते हैं। हम इसको यहां पर 100 पीसेस, 200 पीसेस, छोटे 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 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। फिर हम उन छोटे छोटे मैसेज के लिए टार्क फाइंड करते हैं। यहां पर देखिए, अब इसके अंदर मैं लेट से कंसीडर करता हूं, यहां पर छोटा सा मैस, यहां पर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करती है, लेट से 1000, 2000, यहां पर हम कहेंगे n पीसेस, कोई भी नंबर ऑफ पीसेस हो सकते हैं इसके। जब डिवाइड कर दिया, अब मैं कोई एक मैस का पीस कंसीडर करता हूं, लेट से यहां पर, इसको मैं m1 कह देता हूं, यहां पर मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं, यहां पर अब उस m1 पर जो टार्क एक्ट कर रही है, क्योंकि रोटेशनल मोशन में हम क्या लेते हैं? टार्क। ये नहीं कहते कि फोर्स एक्ट कर रही है, ये कहते हैं कि टार्क एक्ट कर रही है। तो जो टार्क एक्ट कर रही होगी m1 के लिए, उसको मैं क्या लिखूंगा? टा1। क्या लिखूंगा? टा1 इज इक्वल टू m1, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला कितना है? r1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है? अल्फा1। जब फोर्स थी तो हमने क्या कहा था? लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जब यहां पर टार्क होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो यहां पर इसको अल्फा1 कह देंगे। सिमिलरली मैं दूसरे मैथ्स के लिए भी फाइंड करूंगा, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठे के लिए, सातवें के लिए, n नंबर ऑफ मैसेज, जितने पीसेस में मैंने इसको डिवाइड किया है उन सारे पीसेस के लिए मैं क्या कर लूंगा? टार्क फाइंड कर लूंगा, और फिर उस सारी टार्क्स को ऐड करके मैं रिजल्टेंट टार्क फाइंड कर लूंगा। यहां पर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो रिजल्टेंट टार्क क्या होगी? मैं सारी टार्क्स को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। जब ऐड कर दूंगा तो मुझे नेट टार्क मिल जाएगी। यहां पर अब हमने यही सेंटेंस लिख दिया है, सपोज द रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ n स्मॉल पीसेस ऑफ मैसेज, कि ये n स्मॉल पीसेस ऑफ मैसेज से मिलकर बनी है। क्यों n स्मॉल पीसेस ऑफ मैसेज से मिलकर बनी हुई हम कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था वो किसके लिए था? छोटे से मैस के लिए था। यानी इस तरह के अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैस के लिए वो नहीं था। लिहाजा हमने क्या किया कि इसको m1, m2, m3 सो ऑन बहुत सारे मैसेज में, बहुत सारे छोटे छोटे मैसेज में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। या फिर हम कंसिडर कर रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे मैसेज से मिलकर बनी हुई है। अब मैस m1 कितना है? r1 पर है, ये r2 पर, r3, r4, यानी सारे मैसेज क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट दूरी पर हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट है तो ये तो होता ही mr² है, यानी सबके लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। इसी वजह से हम सारे निकाल कर ऐड कर रहे हैं। लिहाजा यहां पर हम क्या लिखेंगे? एट डिफरेंट डिस्टेंसेज r1, r2 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन O, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसे क्या है? डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेज पर है। लेट द बॉडी बी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन, कहते हैं कि ये बॉडी रोटेट करे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी का ही होता है ना, रोटेशनल इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी का होता है, यानी बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है। अब यहां पर कितनी एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है? अल्फा। रोटेट करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मूव करेगी स्ट्रेट पाथ में तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी? ए एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन जब इस तरह से मूव करेगी यानी रोटेट करेगी तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कई लेक्चर्स में। लेट द बॉडी बी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन m1 इज, तो ये जो m1 है इस पर कितनी टार्क एक्ट कर रही होगी ये हमने फाइंड करनी है। टार्क का फार्मूला क्या था? टा इज इक्वल टू m r² अल्फा,
यहां पर अब इस पर जो टार्क एक्ट कर रही होगी, देखिए जब ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस पर टार्क तो एक्ट कर रही है, टार्क इसको मूव करा रही है। जिस तरह हमने कहा था कि फोर्स लीनियर मोशन में मूव कराती है बॉडी को, यहां पर रोटेट कौन करवा रहा है, टार्क रोटेट करवा रही है। तो क्या लिखेंगे, टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम क्या कह देंगे, जो इसकी टार्क है m1 की, उसको टा1 कह देंगे। मैस क्या है, m1 है। डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो r1 है। यहां पर अल्फा को क्या कर देंगे, अल्फा1। ऑल्दो ये सारे अल्फा1 अल्फा2 जितने भी हम लेंगे ये सारे सेम सेम ही होंगे, क्योंकि देखें रिजिड बॉडी इस ओ के अबाउट रोटेट कर रही है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ओ, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो जो अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तमाम मैसेज के लिए वो सेम ही होगा, इसलिए हम आखिर में चलकर अल्फा1 अल्फा2 इन सारों को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, यानी अल्फा को इक्वल पुट कर देंगे। फिजिकली तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पेपर में तो आपने डायाग्राम बना के आनी है। तो डायाग्राम की तरह चलिए पहले डायाग्राम भी बना लेते हैं। यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये मैं डायाग्राम बना रहा हूँ, इस तरह से मैं डायाग्राम बना रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका है ये इस डायाग्राम को बनाने का। अब यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है ओ, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ पर क्या था, मेरे पास सेंटर पॉइंट था इस जगह पर। अब यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देता हूँ कुछ इस पैटर्न पर, देखिए। अब मान लीजिए कि जो बॉडी है इसने अपने इस एक्सिस पर, ये जो एक्सिस हमने मार्क किया हुआ है ओ पॉइंट, इस पर इतना रोटेट किया है इस बॉडी ने। तो फिर रोटेटेड बॉडी हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इतना मान लीजिए इसने क्या किया है, रोटेट किया है, तो मैं यहाँ पर रोटेटेड वाली डायग्राम भी बना दूंगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये बॉडी थी, तो यहाँ पर ये लाइन कहाँ पर मैच कर रही थी, कुछ इस जगह पर। जब मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया है यहाँ पर, तो अब यहाँ पे मेरे पास ये कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, यानी कुछ यहाँ पे इस तरह से मेरे पास इतना बॉडी ने रोटेट किया है। जो थीटा बनेगा वो कुछ इतना बनेगा। देखिए यहाँ पर जब बॉडी ने रोटेट किया, ऑब्वियसली यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है। पहले इस तरह थी, जब इस तरह से रोटेट किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो यहाँ पर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, थीटा, तो हमने थीटा लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने जो छोटे छोटे मैसेज कंसिडर किए हैं उसको भी यहाँ पर दिखा दीजिए डायग्राम में। मैस m1 हमने कहाँ पर कंसिडर किया था, यहाँ पर, यानी एक छोटा सा मैस है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा किस तरह से, इसको r1 कह दूंगा और इस मैस को क्या कह दूंगा, m1। अब और क्या है, यहाँ पर m2 है, तो इस m2 को भी मैं इस तरह से मार्क कर दूंगा, ये m2 है, और यहाँ से क्या डिस्टेंस है, r2 है। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, m3, तो इसको मैं m3 मार्क कर दूंगा। ये हमने अपनी चॉइस से लिया हुआ है कि यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है। तो मान लीजिए ये इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है वो कितना है, r3, और ये मैस कितना है, m3। सिमिलरली एक हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, तो मैं एक यहाँ पर भी लगा देता हूँ। इसको हमने क्या कहा हुआ है, m4 कहा हुआ है, तो इसको m4 लिख दीजिए। और ये जो फासला है कितना हो जाएगा, r4, और ये पिवट पॉइंट o पॉइंट है। अब इसी को हमने रोटेट किया था यहाँ पर। अब यहाँ पर आप अपने सामने रोटेट करके रख लीजिए, इसी पैटर्न पर आप बनाते जाइए। तो देखिए इस तरह से आपने ये वाली डायग्राम ड्रा करनी है, यानी पहले रिजिड बॉडी इस तरह से है, उसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा रोटेट किया है, इतना रोटेट किया है, तो यहाँ पर रोटेटेड रिजिड बॉडी की भी हमने डायग्राम बना दी है। रोटेशन आई है तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, थीटा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर ये वाली डायग्राम उठाकर आपने अपने नोट्स में बना देनी है। अब ये आप पर है कि आप इस डायग्राम को किस तरह से ड्रा करते हैं, मैंने तो आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखा दी है। अब देखें m1 पर जो टारगेट कर रही थी, टा1 इज इक्वल टू m1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r1, इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने टार का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। जब टा1 लिख रहे हैं तो क्या होगा, m1 होगा, और यहाँ पर r1 होगा, r1 का स्क्वायर और फिर अल्फा 1। अब मैस m2 के लिए कितनी हो जाएगी, किस तरह से लिखेंगे, सिमिलरली torque on mass m2 is torque on mass m2 is, m2 पर कितनी टॉर्क है, m2 r2 का स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा, अल्फा 2। अब इसी तरह से हम m3 के लिए निकाल सकते हैं, m4 के लिए, m5, m6, m7, m8, जितने हमने इसमें कंसिडर किए हुए स्मॉल मैसेज। तो हमने n नंबर ऑफ स्मॉल मैसेज कंसिडर किए हुए हैं, तो फिर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली टा n लिख देंगे, किस तरह से, फॉर nth मैस। nth मैस के लिए क्या होगा, देखिए m1, m2, m3 आगे चलता जा रहा है n नंबर ऑफ मैसेज हैं। जिस तरह यहाँ पर
m1 था, m2, m3, इसी तरह वो पे क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो mn के लिए क्या होगा, टा n इज इक्वल टू mn r n का स्क्वायर अल्फा n। अब हमें क्या करना है, इन सारी टार्क को उठाकर ऐड कर देना है। ऐड करके हमें क्या मिलेगा, नेट टार्क मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इनको ऐड करते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, टोटल टार्क इज गिवन एज, टोटल टार्क इज गिवन एज, तो किस तरह से लिखेंगे, टा टोटल यानी टोटल टार्क इज इक्वल टू टा 1 प्लस टा 2 प्लस डॉट 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 प्लस टा n। इस डॉट 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 का मतलब है 3 डॉट्स का, कि इस तरह चल रहा है, टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 टा 4 टा 5 टा 6 टा 7 टा 8 टा 9 चलते चलते टा n तक, इन सब को हम ऐड कर रहे हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, टा 1 की वैल्यू पुट करेंगे, टा 2 की पुट करेंगे, टा n की पुट करेंगे, टोटल टार्क की हम इस तरह से फाइंड करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट टा टोटल इज इक्वल टू, टा 1 कितना है, m1 r1 का स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टा 2 क्या है, m2 r2 का स्क्वायर अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस टा n क्या होगा, mn rn का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर अल्फा n। तो यहां पर इतनी चीज आपको समझ आ चुकी। टा टोटल हमने कैसे फाइंड किया है, जो कि टोटल टार्क एक्ट कर रही है इस बॉडी के ऊपर, वो क्या है कि छोटे छोटे मैसेज पर जो टार्क एक्ट कर रही थी उन सब का सम हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इन सबको हमने क्या पुट कर देना है, अल्फा पुट कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिजिड बॉडी जब रोटेट कर रही है तो इन सब स्मॉल मैसेज के लिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सेम ही होगी। तो इसलिए मैं इस इक्वेशन को उठा के जरा यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे वो सेंटेंस लिखता हूँ। यहाँ पर मैं ये सेंटेंस लिख दिया, सिंस द बॉडी इज रिजिड, क्योंकि ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है, इसलिए जितने भी मैसेज हैं वो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ ही रोटेट किए जा रहे हैं। इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इन सब को मैं क्या कर दूंगा, अल्फा पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टा टोटल यानी टोटल टार्क इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर अल्फा। और यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, टा टोटल इज इक्वल टू, यहां से आप अल्फा को कॉमन ले लें। किस तरह से लेंगे, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर, और अल्फा क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन हो जाएगा। अब देखें इस चीज को हम लिख सकते हैं कुछ इस पैटर्न पर, यहां पर मैं रफ में लिख रहा हूं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर, mi ri का स्क्वायर। इसको हम पढ़ते हैं सुमेशन। क्या पढ़ते हैं, सुमेशन। ये आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी भी शायद पढ़ा होगा, 11th क्लास की मैथमेटिक्स में, अगर नहीं पढ़ा तो आगे चलकर पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पर मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसका मतलब होता है सम। देखिए अब i की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक है। क्या बना, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो किस तरह से आएगा, यानी पहले i को क्या पुट करना है, 1 m1 r1 का स्क्वायर प्लस i की वैल्यू कहां से, 1 से लेकर n तक है, यानी दरमियान वाली सारी वैल्यूज हैं 2 3 4 5 ये सारी होंगी, प्लस m2 r2 का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू है 1 से लेकर n तक सारी हैं, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, प्लस डॉट 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 प्लस आखिरी वैल्यू क्या होगी, वो i की जगह पर n होगा, तो mn rn का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर यही वाली चीज नहीं बन रही, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर। इट्स मीन इस चीज की जगह पर मैं ये वाली चीज लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं इसी तरह लिख दूंगा, टा टोटल इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर, और बाहर क्या लिख दूंगा इसी तरह से अल्फा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टा किसकी इक्वल होता है, m r स्क्वायर अल्फा, और इसी को हमने लिखा था टा इज इक्वल टू i अल्फा, इस तरह से लिखा था। टोटल टार्क को हम जनरली अगर टार्क कह दें, जस्ट टा से रिप्रेजेंट कर दें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बार बार टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज क्या होगी, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर।
अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, ये तो अल्फा ही है। इट्स मीन ये वाली चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल हो जाएगी, यानी इस पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी इक्वल हो जाएगी। देखिए 1 to n यानी m1 का, m2 का, m3 का, m4, m5, m6, mn तक सारे जितने भी छोटे छोटे मैसेज हैं उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किए हुए हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए मैस, उस छोटे से मैस के लिए क्या था, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यही था। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, m1 r1 का स्क्वायर, m1 r1 का स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें m2 r2 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें m3 एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, r3, m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। और अगर nth मैस का भी निकालेंगे तो mn rn का स्क्वायर हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर ये सारे छोटे छोटे मैसेज का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको सम किया हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इट्स मीन मैं इसको I के इक्वल पुट कर सकता हूं क्योंकि इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो पूरी रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इतना होगा और उसको मैं I की इक्वल यहाँ पे लिख रहा हूं। तो यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूं R टा इज इक्वल टू I अल्फा, यानी ये I की इक्वल है अल्फा, इसी तरह से टा टोटल को हमने क्या लिख दिया टा। यहां पर फिर अब ये I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, तो लिख दें वेयर I इज मोमेंट ऑफ inertia of a rigid body and can be expressed as इसको मैं किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, यहां पर टा टा अल्फा अल्फा I किस इक्वल है, सुमेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा I इज इक्वल टू सुमेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह से डब्बे में बंद कर दूंगा। ये मेरे पास क्या निकल कर आ गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, कि ये जो रिजिड बॉडी है जब ये रोटेट कर रही है तो इसका रोटेशनल इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो इतना होगा। इन शॉर्ट ये जो हमने पूरा रिजिड बॉडी वाला सेक्शन पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा क्या है कि जब बॉडी इस तरह की होगी, मैस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस केस में हम क्या करेंगे कि बॉडी को छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड कर लेंगे और फिर सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, फाइनली ऐड हो रहा है और फिर आपको यहाँ पर समेशन मिल रहा है। अब यहाँ पर ये वाला जो था ये सारे का सारा रफ वर्क था, इसको आपने नीट साइड पर नोट नहीं करना, ये रफ वर्क है जस्ट आपको समझाने के लिए। यहाँ पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जस्ट आपने इनके ये वाले फार्मूला याद रखने हैं, इनके कोई डेरिवेशन नहीं है आपकी बुक में। हायर फिजिक्स में हम इनकी डेरिवेशन करवाते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर इनके जस्ट फार्मूलाज ही बहुत है। अब मैं आपको बताता ये हूँ कि इनके फार्मूलाज ये वाले क्यों हैं। देखिए सबसे पहले हम थिन रॉड की बात करते हैं। तो थिन रॉड किस तरह का है, कुछ इस तरह का है आपके पास, इस तरह का एक थिन रॉड है। अब कहता है कि उसको अगर इस तरह सेंटर से रोटेट करवाया जाएगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कुछ सेंटर पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है, सेंटर पर, यानी कुछ इस पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ पर मैंने ये मार्कर रखा है, कुछ इस पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर होगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा, तो वहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इज इक्वल टू 1/12 ml का स्क्वायर। यहाँ पर L क्या है, इसकी टोटल लेंथ है, और M क्या है, ये इस रॉड का मैस है। आगे आ जाए थिन रिंग और हुप। थिन रिंग और हुप का क्या मतलब है, देखिए इस तरह की अगर आपके पास कोई रिंग हो तो उस केस में क्या होगा, इस तरह की रिंग। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसके सेंटर में इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो कहता है कि इस तरह की थिन रिंग, ये हुप के केस में I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। जब आपके पास ए डैश, यानी ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस पॉइंट पर है। उसके बाद सॉलिड डिस्क की बात आ जाती है, सॉलिड डिस्क और सिलेंडर। इस केस में क्या है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ यहाँ पर लाई कर रहा है। इस केस में I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर होगा। ये सॉलिड डिस्क यहाँ से भरी हुई है सारी की सारी। रिंग के बारे में क्या होता है कि रिंग खाली होती है, जस्ट इस तरह की रिंग होती है, डिस्क क्या है वो भरी हुई होती है। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर किस तरह का होता है, अगर आप कुछ देख पाए तो इस तरह का होता है स्फीयर, इस तरह की इसकी शक्ल होती है स्फीयर की, कुछ इस पैटर्न पर। तो ये जो स्फीयर है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसी को होता है I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर।
यहाँ पर इसका जो डायमीटर वो 2r होता है, d इज इक्वल टू 2r। देखिए किसी भी स्फीयर का आप डायरेक्टली रेडियस तो नहीं फाइंड कर सकते, आप डायमीटर फाइंड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वहीं पर आपके पास क्या आएगा, रेडियस। क्योंकि स्फीयर तो हर तरफ से क्लोज होता है, अंदर आप इसका सेंटर तो बड़ी मुश्किल होता है फाइंड करना, इसलिए डायमीटर फाइंड करके उसको 2r इक्वल रख के डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, जहाँ से हमें r मिल जाता है वो r इसमें पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर हमने 4 ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, थिन रॉड, थिन रिंग और हुप, सॉलिड डिस्क और सिलेंडर, स्फीयर। अब देखने वाली बात यह है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है। देखिए यहाँ पर ये 12 से डिवाइड हो रहा है और ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है। तो इसका क्या मतलब है कि इसको यहाँ से अपने सेंटर से रोटेट करवाना बहुत ही आसान है, यानी अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में लाई करेगा तो इसको रोटेट करवाना बहुत आसान है। याद रखें, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एज पर लाई करेगा ना तो फिर आपके पास ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आएगा। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह सेंटर में होगा तभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² होगा। उसके बाद थिन रिंग के केस में देखें सबसे ज्यादा है mr², यहाँ भी कोई डिवाइड हो रहा है, ये भी छोटा हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, छोटा हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, छोटा हो जाएगा। लेकिन रिंग के केस में mr² है, यानी किसी भी चीज से डिवाइड नहीं हो रहा, रिंग के लिए ज्यादा है। इन चारों फिगर्स में रिंग के लिए सबसे ज्यादा है। देखिए रिंग के केस में ज्यादा क्यों है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस जगह पर है, जितना भी मैस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस जगह पर, जितना मैस है वो सारे का सारा इधर बाहर बाहर है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैस दूर है और क्या है वो बड़ा होगा। यहाँ पर क्यों बड़ा होगा, क्योंकि सारे का सारा मैस वो दूर दूर है। जब मैस सेंटर ऑफ एक्सिस से दूर दूर हो, यहाँ पर तो कोई मैस नहीं है, दरम्यान से खाली है, दूर दूर है मैस, उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज्यादा होता है, इसलिए इसका इन चारों फिगर्स में ज्यादा है। डिस्क में देखें, डिस्क तो भरी हुई है, इसका यहाँ पर भी मैस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी मैस जो है वो यूनिफॉर्मली कंसंट्रेटेड है। इसका कुछ कम होगा 1/2 mr²। स्फीयर के केस में आ जाए, अगर स्फीयर के केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास करेगा तो इस तरह से इसको रोटेट कराना काफी आसान है, इसलिए इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम है 2/5 mr²। तो यहाँ से क्या पता चला कि इसको रोटेट करवाना सबसे ज्यादा आसान है और इसको रोटेट करवाना मुश्किल है, यानी इसके लिए आपको ज्यादा टार्क चाहिए होगा, इसके लिए आपको कम टार्क चाहिए होगा रोटेट करवाने के लिए। तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। अब एमसीक्यूज में वो इस तरह से कुछ पूछता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थिन रॉड, हुप, सिलेंडर या फिर स्फीयर, चारों दे देगा। तो किस में कम है, थिन रॉड में आपने थिन रॉड वाला टिक कर देना है। या फिर कहता है कि इन चारों में से किस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसका ज्यादा है तो आपने थिन रिंग या हुप पर टिक कर देना है। या फिर कहता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, नीचे ये चारों लिख देगा, आपने इस पर टिक करना होगा। यानी यहाँ से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, इसलिए आपने इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और अपने नोट्स में भी इसको लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, इसको आपने याद भी करना है। अब आपकी बुक में पेज नंबर 60 पर एक डू यू नो दिया गया है, इसमें यहाँ पर 2 सिलेंडर्स दिखा रहा है। एक सिलेंडर क्या है, कुछ इस तरह का है, कुछ लंबा सिलेंडर है इस तरह का, यहाँ पर इस तरह का सिलेंडर है जिसमें से एक्सिस कुछ इस तरह से पास कर रहा है और ये सिलेंडर क्या कर रहा है, इस तरह रोटेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरा सिलेंडर क्या है, वो कुछ इस तरह का है, ये सिलेंडर क्या है, कुछ इस तरह का है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहे हैं, कुछ यहां से, देखिए इस तरह से। अब ये अपने एक्सिस के बोर्ड क्या कर रहे हैं, रोटेट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। कहता है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर देखिए इसका जो आर है वो यहां पर ज्यादा आ रहा है, इसका जो आर है यहां पर वो कम आ रहा है, इसका आर ज्यादा होगा। कहते हैं मैस दोनों का सेम है, दोनों का मैस क्या सेम है, 2 सिलेंडर्स ऑफ इक्वल मैस, मैस दोनों का सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या है आर ज्यादा है, क्योंकि आई इज इक्वल टू mr² होता है। जब आर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और इसका कम होगा, इस वाले सिलेंडर का कम और इसका ज्यादा। तो यहां से आपको ये चीज समझ आ चुकी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको 2 बॉडीज दी हुई हो और ये भी कहे कि इक्वल मैस की हैं, तो आपने किस तरह से फाइंड करना है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है।
लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन आपको हर चीज समझ आनी चाहिए A to Z। जितना भी मैंने आज के लेक्चर में समझाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे और स्टूडेंट्स को इन कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होता यूजुअली, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक चीज बहुत ही डिटेल में समझा दी है। उम्मीद है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें से जिस भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स ही लेकर आएंगे। इसी तरह के आपने नोट्स बनाने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपसे पूरे का पूरा पूछ सकता है, आपने सारे का सारा उठाकर लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, एकदम आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक अगर आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक किया हुआ होगा तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। इसलिए जब आपने बेल आइकन के बटन को क्लिक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेंगे, आप बर वक्त अपनी एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।